बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। जनाब, आज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कराची में होने वाले अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं और इस अज़्म का इरादा करते हैं कि पूरी कौम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। इंशाअल्लाह जल्द मुल्क दुश्मन अनासर को शिकस्त फाश होगी। जनाब, आगे बढ़ें तो इसराइली दहशतगर्दी की बात करें और गजा में जारी इसराइली जारहियत को आज एक साल मुकम्मल हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास के इसराइल पर हमले के बाद से जारी ये जंग लबनान तक अब फैल चुकी है, जबकि ईरान, शाम, इराक और यमन भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। अब तक इस जंग में तकरीबन 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 खवातीन शामिल हैं। एक साल के दौरान आलमी कुव्वतों की जानिब से जंगबंदी की भी कोशिशें की गई, मगर सबकी सब राय गा गई, क्योंकि इसराइल हमास के वजूद को खत्म किए बगैर मुस्तकिल जंगबंदी पर राजी नहीं हुआ। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए आज ईवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें सिवाय तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान की सारी बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान ने शिरकत की। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और अमीर जमात इस्लामी ने खिताब करते हुए इसराइली जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और मसले फ़लस्तीन पर मुस्लिम उम्मा से फैसला कुन इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे और 5 अक्टूबर को वो तमाम तर रुकावटों के बावजूद डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, मगर वहां से वो केपी हाउस चले गए थे, जिसके बाद पुलिस भी केपी हाउस पहुंचती है और इसके बाद गंडापुर साहब 28 घंटे के लिए लापता हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ इल्जाम लगाती है कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत इस इल्जाम की नफी करती है और कहती है कि वो खुद रूपोश हुए हैं। और फिर रात को 9:15 बजे जब केपी असेंबली में उनकी गुमशुदगी पर इजलास हो रहा था, अचानक गंडापुर साहब ड्रामाई अंदाज में नारे लगाते हुए असेंबली में नमूदार होते हुए दिखाई दिए और खिताब करते हुए कहते रहे कि मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, मैं केपी हाउस में ही था, 12 अजला से होता हुआ पेशावर पहुंचा हूं। गंडापुर साहब की सारी एपिसोड को तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शक के निगाह से देख रहे हैं और उन पर विक्टों के दोनों जानिब खेलने का इल्जाम लगा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे कि क्या अली अमीन गंडापुर विक्टों के दोनों जानिब खेल रहे हैं और क्या तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज से कुछ खोया है या कुछ पाया भी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज गजा में जारी इसराइली कशीदगी से करेंगे और जानेंगे कि क्या मशरिक़े वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के खित्ते पर असरात मुरत्तब होने वाले हैं और पाकिस्तान का अगला लाहे-अमल क्या होना चाहिए। इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब, शाहिद मेतला साहब, आरिफ चौधरी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो दीगर शुरका ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, मैं चाहूँगी कि उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाऊं और फिर एलामी असकर डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी समेत आपने इस तकरीब के दीगर शुरका की जो आरा थी उन्हें मुलाहिजा किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की, प्रोग्राम में आगे चल के मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया मंजर आम पर आया है, मैं चाहूँगी कि तमाम नाज़रीन को उससे आगाह करूँ। एलामे के मुताबिक इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है, फ़लस्तीन के अवाम को हक़ की खुद इरादत के हुसूल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन के अवाम को आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं, ये भी एलामिये में लिखा गया। गजा में फौरी जंगबंदी और जारहियत के खात्मे का मुतालबा किया गया। OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी और सिफारती काविशों की हिमायत की करते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका अल कुद्स शरीफ दारुल खलाफा हो की हिमायत करता है। पाकिस्तान इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को बढ़ाकर 2 गुना करेगा। सिद्दीकी साहब, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें बिलखुसूस गजा के हवाले से गुफ्तगू हुई, फ़लस्तीनियों के हवाले से बातचीत हुई और जो एलामिया जारी हुआ और जो मैंने आपको पढ़कर भी अभी सुनाया, कितने मुतमईन नजर आते हैं आप बहैसियत पाकिस्तानी भी और एक मुस्लिम होने के नाते भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़रिया बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जो कुछ भी फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो तो बहुत बड़ी जारहियत है। तमाम मुसलमान ममालिक जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो जो हो रहा है वो तो बिल्कुल गलत है। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर क्या सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के एक इलामिया
जारी कर देने से ये मसाइल हल हो जाएंगे? जैसे अक्सर हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो आपसे पूछ के तो कोई दहशतगर्दी नहीं करता ना। दहशतगर्द आते हैं, आपको सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे दहशतगर्दी ना हो। आपने देखा कि 9/11 के बाद अमेरिका में कोई बड़ा वारदात आपने होते नहीं देखी। अगर मुंबई अटैक्स हुए थे या दूसरी दहशतगर्दी इंडिया के अंदर हुई, उसको उन्होंने कंडेम किया। आप देखें यूएनओ में तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और दूसरी तरफ उनके भाई नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि यूएनओ जो है वो इस मामले को सही तरह नहीं ले रहा। जब मौका था शहबाज शरीफ साहब के पास, तो वो वहां पे नेतन्याहू की तकरीर का तो उन्होंने बाइकाट किया था। हाँ जी। लेकिन यूएनओ का बाइकाट करते और बाहर निकलते कि भाई आप कोई कुछ नहीं कर पा रहे। जिस तरह आपने देखा था कि इमरान खान साहब ने में इस्लामोफोबिया के ऊपर 2-3 घंटे लंबा लेक्चर दिया था और खुली बातें की थी। आपको बोलना चाहिए कि छुप छुपा के सब मिलके बैठ गए और आपने कंडेम कर दिया, ये गलत हो रहा है। आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? आपने कौन कौन सी इसराइली मसनूआत हैं, उनके बिजनेस जो चल रहे हैं उसमें आप कितना बाइकाट कर रहे हैं, आप किस तरह उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो बात तो ये कि जब आप बैठे और कोई ऐसा लाएमल तय करे जिसके कोई रिजल्ट भी निकले। बिल्कुल बिल्कुल, राह अमल ऐसा होना चाहिए कि जिसके मुस्तकबिल में कोई खातिर ख्वाह नताइज भी जो है वो हमें मिल सके। शाहिद मेतला साहब, नसीम सिद्दीकी साहब जो बात कर रहे हैं आप उससे किस हद तक इक्तफा करते हैं? क्योंकि सवाल मेरा भी यही है कि ये जो कुछ एलामिया में लिखा गया है, ये तो हम मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स पर, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पर अपने सियासी रहनुमाओं की तकरीर का हिस्सा बनते हुए इन जुमलों को देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि इस एलामिया में पहले से कुछ ज्यादा होना चाहिए था? ये कुछ इसका विजन थोड़ा वजनी होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको बहुत ही मस्बत पेशरफ समझता हूँ। इसराइल की जो जारहियत है उसको कंडेम किया जाना चाहिए था, और पाकिस्तान बीइंग न्यूक्लियर स्टेट, वहां से कंडेमनेशन का आना और वहां से अजमाए उम्मत का सामने आना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान के लिए। हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और खास तौर पर हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम किया गया। दूसरी बात ये है कि हमें अपने सर्कमस्टेंसेस को भी देखना चाहिए। जैसे वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा है कि मुझे ये कहा गया था कि अगर आपने इसराइल के खिलाफ ज्यादा बातचीत की या कोई इस तरह का इकदाम किया तो आपका IMF प्रोग्राम भी लेट हो सकता है। तो हम काफी सेंसिटिव पोजीशन में हैं ड्यू टू आवर इकोनॉमिक टर्मोइल। तो उस एतबार से मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इकदाम है। और सबसे अहम बात यह है कि आज तमाम पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपने माफियुल ज़मीर बयान किया है, ना सिर्फ अपना बयान किया बल्कि रियासत का भी किया है। आप देखिए कि बाकी ममालिक से तो ये भी नहीं हो सक रहा है, और हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर मुल्क है इकोनॉमी के एतबार से और माइट के एतबार से भी कहा जा सकता है कि बहुत ताकतवर है, लेकिन उनकी जानिब से इस तरह का एक जेस्चर जो है और इस लेवल का जेस्चर सामने नहीं आया है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं या अदरवाइज तनकीदी निगाह भी इस पे डाल सकते हैं कि आज जो एलामिया है उसमें एक तो फलस्तीन को आजाद रियासत के तौर पे कबूल करने के लिए कहा गया है, उस पे एम्फसाइज किया गया है, और ये कहा गया है कि इसराइल जो काबिज इलाके हैं 1967 से पहले वाली हदबंदी पे चला जाए, यानी जो 1967 की वॉर में उसने कैप्चर किए थे जो एरियाज, उनसे विड्रॉ कर जाए। तो हम बहुत सारे अभी जो रिसेंट हमारे फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट सामने आए हैं उसमें तो हम दो रियासती हल को तस्लीम करते हैं, और बल्कि दो रियासती हल को लेकिन कुछ सियासी शख्सियात ने इसकी नफी भी की है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें बतौर रियासत इतना कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आज तमाम मुल्क की लीडरशिप मौजूद थी, PTI को होना चाहिए था, लेकिन उनकी जो सियासत है वो इंतहाई इमेच्योर है। मैं उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ भी आती हूँ, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ भी आ रही हूँ, लेकिन स्टेट की कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ ना ज़रियाब, ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको सुनिए कि आप देखिए कि आप फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट्स वगैरह इशू करते हैं, पिछले 3-4 साल से हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, और ये इमरान खान के दौर से चेंज हुई है। हमने इस पे एम्फसाइज करना शुरू कर दिया है कि दो रियासती हल की तरफ दोनों रियासतों को, दोनों फ्रीकैन को बढ़ना चाहिए, इसराइल को भी और फलस्तीन को भी। कायदे आज़म इस बात के कायल नहीं थे, मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज की बात की है, और एक वक्त तो पाकिस्तान में इमरान खान के वक्त में ऐसा भी चला जब
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی تھی. تو ہمیں اس کنفیوژن سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ایک اور بھی, لیکن ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ پر بھی جانے کی دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو گفتگو کا نقطۂ آغاز تھا وہ کہاں تھا مطلع صاحب؟ شاید اس معاملے پر غور ڈالتے ہوئے یا جاتے ہوئے بھی آپ کے میرم سبھی کے پر جل جاتے ہیں. عارف چودھری صاحب، یہ جو اعلامیہ جاری ہوا، آپ کو لگتا ہے زبانی کلامی یہ باتیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن عملی بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا؟ یہ بات قابل تحسین ہے کہ حکومت وقت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے ایک مکمل بیٹھک کی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ کرنا ہوگا. جو کچھ خطابات میں نظر آیا وہ معاملات الگ تھے، لیکن جو اعلامیہ کی صورت میں ایک پیپر پہ ایک ایجنڈا منظر عام پر آیا وہ بڑے سادہ اور بڑے کم وزن الفاظ لگ رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں کہ یہ طاقت کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں، جتنی آپ کی قوت ہوگی اس کے مطابق آپ بات کرتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر ڈسپرپورشنیٹ ٹو ہز ریئل اسٹرینتھ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو کوئی سنتا نہیں ہے. یعنی مطلع صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ اس وقت باقی جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، جن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ بالکل خاموش بیٹھے اور ان کا کوئی کردار اس طرح کا نہیں ہے. اب ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو اتنا اچھا کیا انہوں نے کہ بھی ایک کانفرنس کی اور اس میں قراردادیں منظور کی، چونکہ ہمارے ہاں یہی ساری زندگی ہوتا آیا ہے اور یہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جب دہشت گردی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی وہی الفاظ ہیں. ہر پرائم منسٹر، ہر وزیر داخلہ وہی الفاظ جو ہے ان کے پی آر او جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، پریس کو جاری کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو اس کیفر کردار تک پہنچائیں گے، مذمت کرتے ہیں، لواحقین کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں سنی سنائی ہیں، اس میں کوئی نئی بات ہے نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو فرما رہے تھے مطلع صاحب کے جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے دور میں تو تسلیم کرنے کی بات ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ہم پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آتے نہیں ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کا آج کا عمل تھا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عارف چودھری صاحب؟ میں اسے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت حالت یہ ہو کہ یعنی حکومت جو ہے ایک طرف وہ بڑے بڑے مقدس کاموں کو کا حوالہ دے رہی ہے کہ جناب ہمارے ہاں کانفرنس ہو رہی ہے، ہمارے ہاں وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، سربراہان مملکت آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک پھندا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب آپ کے قابو آئے ایم این ایز اور ان کو پکڑ کے جناب جو ترمیم ہے اس ترمیم کی طرف لے جائیں اور وہ ترمیم منظور کروا دیں. اب آپ دیکھیں یعنی کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا. جس حد تک پی ٹی آئی کے ایم این ایز اس وقت غیر محفوظ ہے، اتنا تو شاید ہی کوئی غیر محفوظ تو ہو. آپ کو نہیں لگتا چودھری صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل بجا، لیکن میرا سوال ایک چھوٹا سا یہ بھی کہ کسی بھی ریپریزنٹیٹیو کو، اے بی سی، کسی بھی کیٹیگری کے ممبر کو کہ جس کی ضرورت حکومت وقت کا نہ ہو یا پھر مقتدر حلقوں کو نہ ہو، ایک ریپریزنٹیٹیو بھجوا دیا جاتا. دیکھیں یہ بات آپ کی بڑی درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کون اس وقت ذمہ دار ہے. ایک پارٹی جو بالکل جس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ تشدد کی کارروائیاں، پکڑ دھکڑ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا آپ جو کہتے ہیں کسی کو بھی جب آپ تھوڑا سا وہ یعنی بیج بھی لگا کے چلتا ہے تو وہ گرفتار کیا جاتا ہے. 80 سالہ عورت جو ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا ماحول نہیں پیدا کیا جا رہا. اگر دیکھیں حکومت یہی جو تھی اس وقت 2-3 ایشوز تھے جس پہ وہ اگر یہ ایک تو یہ معاملہ جس میں سب لوگوں کو ایک سطح پہ لانا تھا، ایک سٹیج پہ لانا تھا، اور دوسری بات یہ جو ہمارے ہاں کانفرنسز ہو رہی ہیں جس میں وزرائے خارجہ بھی آ رہے ہیں اور کچھ سربراہ مملکت کی آمد بھی متوقع ہے. اگر یہ چیزوں کو اس کے ساتھ نہ جوڑتی کہ یہ تھوڑا سا پینڈنگ کر لیتی، یہ 25 کو جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ کیونکہ 25 اکتوبر کو قاضی صاحب نہیں ہوں گے تو اس لیے شاید دنیا بدل جائے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ جس کا آپ یہ سمجھے کہ ہر شخص اس میں بڑا پریشان ہے کہ ہر مقدس چیز کو آپ جوڑ دیتے ہیں. ایک طرف اپنے مقاصد آپ کے ہیں اور دوسری طرف آپ کور جو ہے وہ ایک بہت چلے یہ والی گفتگو کرنے کا موقع ہمیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹس میں بھی ملے گا. میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنا اسپیسیفکلی ایجنڈا اس سیگمنٹ کا غزہ اور فلسطینی بہن بھائیوں کے نام رکھیں. بریگیڈیئر صاحب ہم ایک بار پھر سے جوائن کر چکے. بریگیڈیئر صاحب، اعلامیہ جو میں نے پڑھ کر سنا ہے آپ کو اور بھی ہمارے سبھی ناظرین کو کس حد تک مطمئن ہیں آپ بحیثیت پاکستانی بھی اور ایک مسلم کی حیثیت سے بھی؟
देखिए, जहाँ तक कश्मीर फलस्तीन का और इसराइल की वॉर का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जैसे कि तमाम मुस्लिम उम्मा का एक पेज के ऊपर होना चाहिए था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ओआईसी को देख लें, आप अरब लीग को देख लें, कोई रिस्पांस वहां से जनरेट नहीं हो रहा। सारे अकॉर्ड्स के पीछे छुप रहे हैं और उसके साथ जो उन्होंने मुआहदे कर रखे हैं 2020 वाले अगस्त से लेकर दिसंबर तक, उस पीछे अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो उसी को लेके चल रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख रहे हैं, एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान ने जहां आज ऑल पार्टीज कमेटी जो उसकी मीटिंग ये बुलाई है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और एक वाज़ेह मैसेज गया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पोजीशन ली थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी, वॉकआउट भी किया और जिस तरह की उनकी तकरीर को देखा गया, तो उस लिहाज से पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा अहम मुल्क है, तो उससे जो निकलने वाली जो खबरें हैं या उसकी जो पोजीशंस हैं वो दुनिया की पॉलिसीज पे इम्पैक्ट डालती हैं। आप ये याद रखें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, कि वो बैटल हार्डन फौज रखता है, एक रेजिलियंट स्टेट है, रेजिलियंट कौम है, जिसपे कि 60% आपकी यूथ है, जो आपके एक एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क के हिसाब से बहुत बड़ा एसेट है। तो लिहाजा पाकिस्तान की एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग इसका पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हैं, उसके साथ साथ उसी से डायरेक्टली लिंक्ड, लेकिन इसी पॉलिटिकल टर्मोइल कंडीशन में कुछ सियासतदान ऐसे हैं भी कि जो कि इस मामले की तरफ बार बार तवज्जो दिलाओ नोटिस भी लेकर आ रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, हाफिज तैमूर रहमान साहब वो गजा के हवाले से मुसलसल बहुत सारे एहतजाज को लीड करते रहे और आज जब वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, उन्होंने 2-3 जुमले बड़े ही खूबसूरत कहे। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है कि मुस्लिम ममालिक के सरबराहों का इजलास बुलाया जाए, इन ममालिक की अफवाज के सरबराहों को भी दावत दी जाए, फलस्तीनियों की इमदाद तो बढ़ानी है, लेकिन फलस्तीनी बच्चों की तालीम का इंतजाम भी करना होगा, जिस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब इजलास के शुरुआत से खिताब किया तो उन्होंने इस मामले को इंडोर्स भी किया। आप इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो हाफिज तैमूर रहमान साहब ने बात की है, कल कराची में जिस तरह की रैली उन्होंने निकाली है, वो हमेशा से फलस्तीनी कॉज को लेके या इस तरह के जो जितने मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल होते हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, वो एक बड़ी एक मूवमेंट लेके निकलते हैं और लोग उनके साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। जैसे मैं पहले वो भी, चूंकि पाकिस्तान इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें पोलिटिकली इतना डिस्टेबलाइज जो ग्रेट गेम जो पार की चल रही है वहां पे मैं किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी इकोनॉमी खराब हुई। तो ठीक है कि हमारे वजन है, आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट्स में वजन है, लेकिन जब तक हम एक अच्छी तगड़ी स्टेट नहीं बनेंगे पोलिटिकली और फाइनेंशियली, तो हमारे आर्गूमेंट की वो वेटेज दुनिया के लेवल पे नहीं रहती। ग्लोबल विलेज है, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसके घर देखो कमले भी सियाने। तो वो वाली बात है कि आपके जेब में पैसे हैं नहीं, आप लोगों के ऊपर IMF पे आप डिपेंड करके बैठे हुए हैं, अमेरिकन पे डिपेंड करके बैठे हुए हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली आपने उनकी जो है ना वो एक किस्म की आपकी जो एक ल्यूक वार्म किस्म मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि पराई आग में जो हमने हाथ अपने जलाने हैं, सबसे पहले हम अपने घर को देखें। मैं फिर अगर इसकी तरफ गुफ्तगू की तरफ आई तो मामला जो है वो फिर बहुत ज्यादा सियासी हो जाएंगे, लेकिन मैं बार ये कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गजा के बहन भाइयों के हवाले से ही बात हो। मुझे ये बताइएगा, जब हम मुस्लिम ममालिक के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से जिक्र बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं कि जिन्हें मुआशी तौर पर कोई खतरात नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप खुद जरा उन मुस्लिम ममालिक की तरफ निशानदेही करें और हमें बताएं कि अगर ये मुस्लिम ममालिक कुछ यूनिटी दिखा दें तो गजा के मामले पर बहुत सारे जो चीजें हैं ना उसके ऊपर हमें पॉजिटिव नताइज मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम उम्मा को एक पेज पे होना इंतहाई अहम जरूरी है, लेकिन वो लीड कहाँ से लें? OIC या जो अरब लीग है वो लीड लेंगे यूनाइटेड नेशन से, ग्रेट पावर से, कि जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिकन शामिल है। वो बदकिस्मती से इसको मुकम्मल तौर सही है उनके साथ खड़े नजर आते हैं। आप नेतन्याहू को देखें, उसने जब हसन नसरुल्लाह साहब पे अटैक किया था तो उसी यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में बैठ के उसने ऑर्डर दिया और उसने उसको हाउस ऑफ डार्कनेस बोला था और उसके ICJ से इसके वारंट भी निकले हैं, लेकिन चूंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है तो इसलिए और उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो लिहाजा आप ज्यूज को देखें कि फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है कि इस वक्त जो बाइडेन और ट्रंप जो इलेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं अपनी, वो बढ़ चढ़ के एक दूसरे पे सबकत लेके जाने के लिए है कि हम ज्यूज कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा इस वक्त पूरी दुनिया इसराइली जो न्यू कॉन्स हैं या उसके सारी पावर गेम है कि जिसकी वजह से गजा के मजलूम
इन लोगों को नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद मित्तल साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, आरिफ चौधरी साहब ने भी इस तरफ जो है वो हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश की। अब मैं बाकायदा तौर पर इस पर जरा बात खुलकर करना चाह रही हूँ, क्यों नहीं शिरकत की पीटीआई ने आज? देखिए, हमेशा से पीटीआई डिसअलाइन करती है नेशनल पॉलिटिक्स से, और जब भी कोई कौमी मफाद के हवाले से नेशनल एजेंडा आइटम सामने आते हैं तो पीटीआई का रवैया हमेशा इसी तरह से होता है, और इसीलिए पीटीआई को कहा जाता है कि बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिक्स करती है और हमेशा कॉन्सेंट्रेट करती है कि उसके अपने ज़ाती मफादात क्या हैं, उसके पार्टी के मफादात क्या हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मफादात क्या हैं, उनको हमेशा इसी वजह से भरपूर तनकीद का सामना करना पड़ता है। आज ये बहुत बड़ा एजेंडा था, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का स्टांस पिछले कुछ अरसे में इमरान खान साहब ने लिए इसराइल पर, उस तरह का स्टांस शायद उतना जारहाना स्टांस किसी और ने नहीं लिया, लेकिन उनका इस अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करना बहुत बड़ा अलमिया है, और ये आने वाले दिनों में भी पीटीआई के लिए सरदर्द बनेगा, और पीटीआई को इस पे भरपूर तनकीद बिल्कुल, उनके मुखालिफिन तो इस पर खुद बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके हालात खराब थे, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, वो छुपते फिर रहे हैं। एक तो इस चीज को बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए कि जो भी एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं, उनको फ्री विल के मुताबिक जहां पे भी वो वोट करना चाहते हैं, जहां जिस भी पार्टी में रहना चाहते हैं, और वैसे भी फ्लोर क्रॉसिंग किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये इलीगल है, वो फ्री विल हासिल होनी चाहिए। और फिर उस पे जोर जबरदस्ती करना और किसी को चेज करना, किसी को अबडक्ट करना, किसी को उठाना बिल्कुल भी जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, बल्कि काबिल मजम्मत है। लेकिन इसके बावजूद उनके पास ऐसे एवेन्यूज मौजूद थे जनाब कि वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते थे, एक्सप्लॉइट कर सकते बिल्कुल थे, बिल्कुल तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते थे। बिल्कुल। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक आते हैं तो अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, और नसीम सिद्दीकी साहब का भी मैं कमेंट लेना चाहती हूँ इस अहम टॉपिक के हवाले से। ब्रेक के बाद सिद्दीकी साहब आपको भी भरपूर मौका दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डी चौक में एहतजाज करना था तो अचानक एहतजाज के दौरान वज़ीर आला केपी गायब हो गए, और कुछ लोग कहते रहे कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ लोग कहते रहे शायद उन्हें अगवा कर लिया गया है, और इन कुछ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप भी मौजूद थी। फिर अचानक रात गुजरती है, अगले दिन केपी असम्बली का इजलास होता है, और नारेबाजी करते हुए अलीमीन गंडापुर साहब एक बार फिर से ड्रामाई अंदाज में एंट्री करते हैं और एक स्पीच करते हैं। लेकिन वो जो तकरीर उन्होंने असम्बली के फोरम पर की वो बड़ी होम्योपैथिक सी महसूस हुई, कि जिसके बाद जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, कारकुन है, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अलीमीन गंडापुर साहब विकेट के दोनों अतराफ तो नहीं खेल रहे, क्या उनकी क़यादत में जब हम लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं तो क्या वर्कर महफूज है या नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, इससे पहले कि मैं इस यूं कह लीजिए कि ड्रामाई एंट्री के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूं, प्रोग्राम में जब मैं पहले भी बात करी थी, मुझे ये बताइएगा, कभी पीटीआई गलत करती है तो कभी हुकूमत गलत करती है। क्या आज जो कुछ हुआ, जो पीटीआई की तरफ से भी और जो हुकूमत वक्त ने किया, इन दोनों ने अपने अपने किए को बैलेंस कर लिया? वो मैं इसलिए कह रही हूँ, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, जिसको तमाम हलके कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ जिस तरीके से केपी हाउस इस्लामाबाद को सील किया गया है सीडीए की तरफ से, तमाम हलके यही गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज की हाथों से बांधी हुई कल को दांतों से खोलनी पड़ सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने कर दिया, एक तरफ इन्होंने कर दिया, तो ये दोनों जो मूव्स थी जरा बैलेंस हो गई? देखिए जरिया, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन बात वही आती है कि हम इस्लाम की भी जैसे बड़ी बात करते हैं, वो मुनाफकत जो है ना, वो कम से कम हम लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अभी बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि IMF का प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा, आपने इसराइल के ऊपर हाथ होला रखना है। तो फिर इमरान खान की बात सही है कि हम गुलाम हैं, हम तो डिक्टेशन लेते हैं, अपने मुल्क की मईशत दुरुस्त करें। और मईशत दुरुस्त किस तरह होगी जब आपने जो कंटेनर्स पूरी दुनिया के कोने में होने चाहिए उनसे हमने अपना मुल्क जो है वो बंद किया होता है। फिर बात ये आ जाती है कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए थी। वो किस तरह शिरकत करते? आप जिस चीज को कंडेम करने जा रहे हैं, इसराइल की जो एट्रोसिटीज है, ये ब्रूटैलिटी है, वो आप अपने मुल्क के अंदर पीटीआई के वर्करों के ऊपर उतार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, स्ट्रेट फायर कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, हर चीज आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि वो इनके साथ आके बैठते हैं। फिर दूसरी बात ये कि इन लोगों की बात सुनता कौन है, कौन देखता है कि
مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا, نواز شریف کیا کہہ رہا ہے, شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے. دنیا بات عمران خان کی, عمران خان نے غزہ کو اگر کنڈیم کرے گا تو پوری دنیا کے میڈیا پہ آ جائے گا اور لوگ اس کو سیریس بھی لیں گے. تو بات یہ کہ ان جا کے بیٹھنا, تو بیٹھ کے کیا فائدہ کرنا, جن کے خلاف آپ نے محاذ گرم کیا ہوا ہے, جن کی وجہ سے آپ جیل کے اندر موجود ہیں. آپ منافقت تو یہ ہوئی نا کہ کہیں پہ شہباز شریف کہتے ہیں میں زرداری صاحب کا پیٹ پاڑ کے گھسیٹ کے تو پیسے نکلواؤں گا, بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, پھر آپ مل جل کے بیٹھ گئے. یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے نا کہ اتنے اختلافات, اور جس بات پہ مل جل کے بیٹھ رہے ہیں آپ کی آواز کوئی نہیں سن رہا. چلے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور شاید کہ آج غزہ کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی تھا. عارف چودھری صاحب, یہ کیا وجہ ہے ہر بار جب احتجاج ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہو جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں اوہ ہو میں تو یہاں پر تھا, مطلب ایک روش بنا لی ہے انہوں نے. تو دیکھیں آپ نے بات جو کی ہے, میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ بتا دوں اس سے ملتا جلتا. 1977 میں جب تحریک چل رہی تھی پی این اے کی, پاکستان نیشنل الائنس کی, قومی اتحاد کی تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے چل رہی تھی, تو اس وقت رفیق باجوہ صاحب ایڈوکیٹ جو تھے, بڑے سینئر ایڈوکیٹ, وہ اس کے سیکریٹری جنرل تھے. اور ان کی ہائپ بے انتہا تھی, بڑی گڈی ان کی چڑھی ہوئی تھی. تو اچانک پتا چلا کہ ایک شام وہ گئے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کر کے آ گئے. تو اگلے دن وہ بالکل زمین پر تھے اور کوئی ان کی طرف دیکھنے والا بھی نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی لیڈر ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے قسمیں اٹھا کے بڑے زوردار انداز سے کہ یہ آخری مارکا ہے, اس میں میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, مذاکرات کرنے ہیں تو عمران خان کے جائیں, اور یہ اس کے بعد اچانک غائب ہو جاتا ہے, اور غائب ہونے کے بعد اگلے دن جب پیش جاتا ہے اپنی اسمبلی میں, تو جو وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ است, یعنی ایک آپ نے کام کیا ہے, آپ غائب ہو گئے, لوگ بیچارے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ سارے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے, اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے, اور اگلے دن جو توجیہ پیش کر رہے ہیں وہ سراسر متضاد ہے. یعنی وہ آپ کے اس کے ساتھ اندر اور باہر کے تضاد کو ظاہر کر رہی ہے, اور آپ کی زبان جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, اور آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس طرح تبلیغی جماعت کا کوئی شخص ہے کہ جو ہمیں درس دے رہا ہے کہ جائزی بڑی چیز ہے اور فلاں بڑی چیز ہے. آپ بات کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک میں آپ کو نہیں, تو اس سے کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں چودھری صاحب, اس سے ہم کیا یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پھر واقعی گنڈاپور صاحب ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو یوں لگتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں I should not mince my words, چونکہ اگر وہ نہ کھیلتے نا تو جس طرح ساری سچویشن کو وہ لے کے آئے ہیں, محض ان کا لے آنا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ حکم تھا کہ آپ نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے, تو آپ چھوٹے سے بچے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ڈی چوک پہنچنے کا مطلب کیا ہے. ڈی چوک پہنچنے کا مطلب صرف ڈی چوک میں آپ نے آ کے حاضری لگوا کے جانا تھا. تو بات یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں, اور اب تک اگر عمران خان کی کوئی کمزوری ہے یا جس طرف سے بات, تو وہ ان کی یہ سو کال لیڈرشپ جو ہے اس کی ہے, یا تو وہ کئی بزدل ہیں یا پھر کوئی جو ہے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پوائنٹ آپ کا آگیا, ذرا میں صدیقی صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لوں. بزدل ہیں نسیم صدیقی صاحب, کون لوگ بزدل ہیں؟ کیونکہ ورکر بزدل نظر نہیں آ رہا, لاٹھیاں بھی کھا رہا ہے, ٹیئر گیس بھی کھا رہا ہے, پتھر بھی پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پسٹلز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پولیس کی طرف سے, چاہے فائرنگ آپ ہوا میں کریں کہیں بھی کریں, نقصان کہیں نہ کہیں لوگوں کا ہوتا ہے, وہ زخمی بھی ہوتے ہیں, اور دوسری طرف بیچارے ہمارے پولیس والے بھی ہیں, جھڑپوں میں دونوں طرف آگ برابر کی لگتی ہے. لیکن لیڈرشپ کہاں ہے؟ چلے مان بھی لیا علی امین گنڈاپور آتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, پنجاب کی لیڈرشپ تو نظر ہی نہیں آتی. بالکل دریاب, آپ نے صحیح سوال اٹھایا, کیونکہ لیڈرشپ کو آن دا فرنٹ ہونا چاہیے. لیڈرشپ تو بہت بڑے بڑے کرتی ہے, آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, باقی بھی جو لیڈر حضرات ہیں وہ دعوے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ آ کے تو بہت بڑے کرتے ہیں, لیکن کارکنان کو جو ہے وہ بھگتنے کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے. اور علی امین گنڈاپور کو تو پتہ ہونا چاہیے, جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کی وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو جائے, آپ نے اپنے سے اس کے اوپر کھڑے رہنا ہے. تو اگر وہ ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ گئے تھے, اور وہاں پولیس ان کو اگر گرفتار بھی کر لیتی اور سب کے گرفتار کرتی, وہ ڈی چوک سے بالکل نہ ہلتے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. آخر عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا, لاہور میں
जमशेद को गिरफ्तार किया गया और हजारों की तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हुए। और इसी तरह अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं थी। सिद्दीकी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मतलब साहब भी हमें सुन रहे हैं। मतलब साहब, गिरफ्तारियां कारकुनान भुगते हैं, गिरफ्तारियां खवातीन कारकुनान भुगते हैं, लेकिन जो मर्द लीडर्स हैं वो कहीं पर हमें नजर नहीं आते। और दूसरा ये कि चले कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए पता नहीं चलता, गंडापुर साहब कहाँ से एंट्री ले लेते हैं। और अगर किसी को सेव करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो जो आज हुआ इस्लामाबाद में, केपी हाउस को सील कर दिया गया, यहाँ तक कि वहां पर जो काम करने वाला अमला है उसे भी वहां से कहा गया कि अब आप ये जगह छोड़ दें और अपने लिए कहीं और रिहाइशगाह का बंदोबस्त करें। आप इन मामलात को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी जब आपने भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत इख्तियार करना थी तो आपने कहा कि जगह जगह पर कंटेनर पड़े हुए, मेरे लिए स्टूडियो पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ था। जी जरा आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रेड जोन अभी भी सील्ड है। सेकेंडली, जो आप एहतजाज की और जो डिस्कनेक्ट की बात कर रही हैं एहतजाज के दौरान वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान, वो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है। और हमने बहुत सारे एहतजाजों में ये देखा है कि ये डिस्कनेक्ट कहीं ना कहीं मौजूद रहा है। बहुत सारी इनके तंजीमी ढांचे पर भी और इस तरह के मामलात में भरपूर तनकीद होती रही है। इवन जब इमरान खान साहब भी जेल नहीं गए थे और इमरान खान साहब भी लीड किया करते थे तो इसी तरह के एहतजाज हुआ करते थे, नाक़िस प्लानिंग हुआ करती थी। और इसी तरह से मीडिया की भरपूर तनकीद का उनको सामना करना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजब इस तरह से भी हुआ है, कुछ डिफरेंट इस तरह से भी हुआ है कि वर्कर बहुत चार्ज था, बहुत डेडिकेटेड थी, बड़ा कमिटेड होके सेल्फलेसली वो खड़ा होना चाहता था इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन हमें मामूली नौइयत की भी प्लानिंग नजर नहीं आई, मामूली नौइयत का भी कोई ऐसा लीडरशिप नजर नहीं आई कि कम से कम कोई। कैसी बातें कह रहे हैं मितला साहब? जगह जगह ट्विटर पर ट्वीट्स नजर आ रही थी लीडरान की, आप कह रहे हैं आपको लीडर्स नजर नहीं आए? हाँ जी, बस वो वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला था सबका। कोई ऐसा किसी ने कम से कम उसका भी, हालांकि डिजिटली ये बहुत एडवांस है, उसका भी एक बेहतर सिलसिला बनाया जा सकता था। ये कोई हर एक आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो मैसेजेस वगैरह भी डिलीवर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और बिल्कुल भी एक क्योस की सूरत हाल थी। बल्कि मैं आपको सच बात बताऊं कि अभी भी जो रेड जोन से सील है जी वो बड़ी हैरानकुन बात ये है कि अभी भी ये ख्याल किया जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है कि कहीं पीटीआई के लोग कारकुनान दाएं बाएं मौजूद हैं, अभी भी वो मुजाहिरीन दाएं बाएं मौजूद हैं कहीं पर। मतलब हुकूमत को कहीं ना कहीं ये खतरा, हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग तक होती रही है। ठीक, लेकिन हमें नजर आया कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उसने अपने कारकुनान के साथ, मुजाहिरीन के साथ दगा किया है। उनकी टाइमिंग के हवाले से बड़े सारे सवालात उठते हैं, लेकिन उनके जो जज्बात थे अपने लीडर के लिए, जो उन्होंने एक अपना आईनी जमहूरी हक का इस्तेमाल करना चाहा था, अगेन टाइमिंग के इश्यूज थे कि यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, मलेशिया के वज़ीर आज़म यहाँ पे थे, कमिंग डेज पे भी बहुत बड़े बड़े वफूद डेलीगेशन आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए थी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के कैपिटल में, लेकिन उससे हट गए जो उन्होंने अपना एक आईनी और जमहूरी जो राइट है उसको एक्सरसाइज किया। तो और जो हम देख रहे हैं जिस किस्म की हिकमत अमली, नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की नजर आ रही है, उसके बाद तो यही कहना बनती है कि आप अपनी गिरफ्तारियां दें, जा भुगते हैं, ठीक है ना, आपकी सियासी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी और आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो वो चाहते हैं उन्हें अपना मुकदमा फिर खुद लड़ने दे। लेट्स सी कि फिर उनके लिए आगे क्या होता है, क्योंकि जैसी नाक़िस हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से देखने को मिल रही है, उसके बाद ऐसा तो नहीं लगता कि वो अपने लीडर को जल्द ही जेल से रिहा करवा पाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।